तो नूरजहां मेरी फेवरेट है यूं। नूरजहां का नाम सुना कभी? कौन थी? अरे वो नहीं रे, वो गीत गाती थी क्या? जहांगीर की पत्नी। आजादी के बाद हुई, आजादी के बाद। ये तो तुम्हारे साथ गंभीर लोचे हैं। तुम्हें कोई एक नाम रटवा दिया जाए तुम्हारे वही याद रहता है। आजादी के टाइम अपने भारत की बहुत बड़ी सिंगर थी नूरजहां। आजादी के बाद वो चली गई पाकिस्तान। यदि आजादी के बाद वो पाकिस्तान नहीं जाती तो आप लता मंगेशकर का नाम तक नहीं जानते। नूरजहां इतनी बड़ी गायिका थी। जब तक नूरजहां हिंदुस्तान में थी तब तक लता जी से गीत नहीं गवाते थे। लता जी की आवाज बहुत बच्ची जैसी आवाज है। आप सुनना कभी, लता जी की आवाज तीखी है, वो तीखी पिच वाली आवाज है। यूं तो लता जी के लिए ऐसे कहते गुड़िया जैसी आवाज है। तो वो यूं जो होना चाहिए एक आवाज के अंदर फील जो होना चाहिए वो लता जी की आवाज में नहीं आता। और नूरजहां की आवाज थोड़ी मर्दाना थी। तो आदमी शाम को नूरजहां वाली आवाज सुने तो ज्यादा यूं ढंग का फील होता था उसे। तो नूरजहां ज्यादा चला करती थी भारत में और बड़ी सन की महिला थी। बाद जो पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान चली गई। नॉर्मली ये होता है कि जो भी लोग गले का ज्यादा प्रयोग करते हैं वो कंठ का ध्यान रखते हैं। भाई मैं ठंडा पानी नहीं पीता, कोई दूसरी कोई ठंडी चीज तो अपने को लगता है आइसक्रीम खाने, नहीं यार क्लास लेनी है, गला नहीं खराब हो जाए। नूरजहां तो हर कोई सिंगर होते हैं वो भी ध्यान रखते हैं। नूरजहां हर गीत गाने से पहले बर्फ खाती, साबुत बर्फ, बर्फ लेके आइस लेके और मुंह में खाती। तो किसी ने पूछा मैडम बर्फ खाती हो इससे गला खराब नहीं हो? तो उसने कहा मेरा खुलता है, जहर जहर को मारता है। वैसे मेरा गला तभी ठीक होता है जब मैं ठंडी बर्फ खाती हूँ। बड़ी अजीब महिला थी। कई बार पाकिस्तान में कोई बंदा उसके पास गया, कहा मैडम हमारे एक फंक्शन उसमें गीत गाना, कितने रुपए लोगे? उसने कहा मेरे मैनेजर से पूछ ले जाके कितने रुपए लगेंगे। ठीक है मैनेजर से पूछ लेता हूँ। वो जान लगा तो वापस वापस कितने लोग आएंगे कार्यक्रम में? मैडम बड़ा कार्यक्रम है 5-7 हजार लोग आएंगे। कि ठीक है पैसे तो मैनेजर जितना बताएगा उतना दे देना, थोड़े बहुत कम भी दे दे तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर एक शर्त है मेरी, जो आगे आगे लोग बैठेंगे जहां तक मेरी नजरें पहुंचती है वो सारे हैंडसम होने चाहिए। एक भी भुंडी शकल का हो तो मेरे से गीत नहीं गाया जाए। मुझे कई बार लगता है कि यार ठीक रहा पहले मरमुरा गई, वरना अपने को तो कार्यक्रम नहीं देती हो। तो उठ के जाओ रे, तुम्हारी शक्लें अच्छी नहीं है, तुम यहां देख ही नहीं सकते। अपने टाइम की पाकिस्तान की बड़ी दिल फेंक महिला हुई थी। उसके उस टाइम पता नहीं कितने अफेयर थे। तो एक बार किसी पत्रकार ने पूछा कि भाई मैडम आप, हमने सुना आपके खूब सारे अफेयर हैं, तो कितने अफेयर रहे, किन किन लोगों से अफेयर रहे, नाम बताओ। तो उसने पंजाबी में कहा कि छड़ परे की करना होन पूछ के, क्या करेगा आप छोड़ दे। पत्रकार इस मामले में हरामी होते हैं। पत्रकार वापस की नहीं नहीं बताइए प्लीज। तो उसने कहा लग गिन, तेन 1 मिनट दे दिया गिन ले, 1 मिनट में जितने गिने जाए गिन ले। तो उसने 1 मिनट तक क्यों बोलना शुरू किया। तो वो पत्रकार बेचारा 1 2 3, 1 मिनट बाद कहा किन्ने हो गए? तो उसने कहा 16। 1 मिनट में उसने कितने बॉयफ्रेंड के नाम बताए? 16। तो वो जैसे कहता 16, नूरजहां शर्मा की और कहती ना करते 16 तो हो ही गए। इतना इतना कंट्रोल किया तो भी कितने हो गए। और उसके एक बॉयफ्रेंड थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान। मुझे नूरजहां इसलिए भी अच्छी लगती है कि 1971 वाला युद्ध है, 1971 में बांग्लादेश के अंदर हम लड़ रहे हैं, है ना, भारत पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए लड़ रहा है। और पाकिस्तान की सेना को बेचारी को समझ नहीं आ रहा भाई भारत के खिलाफ लड़े हैं, सरेंडर करें, क्या करें क्या नहीं करें। तो पाकिस्तान का इधर जो सेनापति था, जो कमांडर था, उसका नाम था नियाजी। क्या नाम था? जनरल नियाजी। तो जनरल नियाजी को कहा कि भाई क्या करना, आगे डिसीजन क्या लेना। तो जनरल नियाजी ने कहा राष्ट्रपति से पूछो। और राष्ट्रपति हुआ करते याहिया खान, और याहिया खान पहले खुद जनरल रह चुके थे, तो फौज का आदमी था। तो शाम को फोन करवाया उधर बांग्लादेश, ढाका से कराची फोन गया, इस्लामाबाद फोन करवाया उधर कि भाई पता करो, याहिया खान से पूछो कि भाई युद्ध जारी रखना है, सरेंडर करना है, क्या करना है। तो कहा साहब याहिया खान को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। क्यों? तो अभी याहिया खान के पास मैडम आए हुए हैं। मैडम यही थी। तो पाकिस्तान वालों को निर्देश ही नहीं मिला, कोई निर्देश नहीं मिला, तो पाकिस्तान सरेंडर कर गया। तो नियाजी ने बाद में सरेंडर कर दिया था। तो नियाजी ने जब पाकिस्तान में सरेंडर कर दिया था, यहाँ पे भारत के साथ 93,000 फौजी सरेंडर कर गए। दुनिया के इतिहास में ऐसी कभी घटना नहीं हुई कि इतने सारे फौजी एक साथ सरेंडर कर जाएंगे। 93,000 पाकिस्तान के फौजियों ने हाथ जोड़े, हथियार डाउन किया और कहा काली गाय है, धूड़ खाई, आइंदा से नहीं खाएंगे, आजाद छोड़ो। 93,000 का सरेंडर करवाया था हमने। अपनी तरफ से साइन करवाने के लिए गए थे जगजीत सिंह अरोड़ा। कौन गए थे? जग्गी अरोड़ा साइन करवाने गए। उधर से नियाजी साइन करता है। तो नियाजी बाद में इतना अलोकप्रिय हुआ पाकिस्तान के अंदर कि लोगों ने, जो भी पाकिस्तान में नियाजी थे, उन्होंने नाम क्या कि नियाजी लगाना बंद कर दिया। पाकिस्तान में नियाजी मतलब गद्दार कि नाम क्या कि नियाजी नहीं लगाना है। इमरान खान नियाजी है,
इमरान खान। इसलिए पाकिस्तान में आप सारे नेताओं के नाम के आगे सरनेम देखते हो, इमरान खान के आगे सरनेम नहीं है। शाहबाज शरीफ, शरीफ सरनेम है। बेनजीर भुट्टो, भुट्टो सरनेम है। आसिफ अली जरदारी, जरदारी सरनेम है। इमरान खान का सरनेम क्या है? इमरान खान नियाजी है। इसलिए बेचारा इस डर से नहीं लगाता कि जैसे मैंने लिखा इमरान खान नियाजी, पाकिस्तान वाले कहेंगे गद्दार है। तो नियाजियों की जितनी बुरी हालत हो गई थी, तो नियाजियों की बुरी हालत भी इस चक्कर में होगी क्योंकि नियाजी ने सरेंडर किया था। नियाजी इस चक्कर में सरेंडर कर गया, याया खान से डायरेक्शन नहीं मिला। याया खान से क्यों नहीं मिला? कि मैडम आए हुए थे। तो मैडम कौन थी? और वो हमेशा पाकिस्तान की सेना को कहता था कि वो अपने कमांडर्स को बुला के हमेशा कहता याया खान कि यार तेरे से अच्छा तो मैं मैडम नूरी को यदि जनरल बना दूं तो अच्छी फौज संभाल लेगी। तो नूरी की इतनी बातें मान लिया करता था, पर बाद में युद्ध ही हार गए। एक पाकिस्तान का बैट्समैन था, मैं नाम भूल गया, उसका बाद में हाथ टूटा था, वो भी नूरजहां के चक्कर में टूटा था। वो एक बार घर पे था और अचानक दूसरा आ गया तो कूदा था पहली मंजिल से। पाकिस्तान बहुत अच्छा बैट्समैन था, मतलब आगे खेलता तो खूब खा। तो नूरजहां मेरी फेवरेट है। यूं पाकिस्तान वालों के कई कांड कर गई है महिला, अपने को फायदा हुआ भाई। अपनी जासूसी मान लो, आप ये मान लो कि भारत को फायदा पहुंचाने के लिए पाकिस्तान ने प्लांट की हुई थी। और मिस्त्री एक ऐसी प्रजाति है जिसको आप कितना भी समझा दो वो वही करता है जो उसको आता है ना। मतलब घरों में मैं देखता हूं, गांव में जब मकान बनाते हैं तो आजकल थोड़े बहुत लोगों के पास पैसे आगे नक्शे वक्शे बनवा के ले आते हैं, मैप आर्किटेक्ट से बनवा के ले। आर्किटेक्ट बताता है ये सीढ़ियां ऊपर से इधर से जाएगी, ये किचन इधर रखना है, ये रखना है, ये रखना है। फिर मिस्त्री को पूरा समझाते हैं कि देखिए ये सीढ़ियां इधर से जानी चाहिए। तब वो बैठा बैठा तब भी कहता है ना 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 ना, इधर से नहीं जाती, सीढ़ियां बाहर से जाती है। अरे नहीं, हमारे अंदर से जानी चाहिए। और आर्किटेक्ट ने समझाया, और ये इतने फीट की रसोई होनी चाहिए, ये इसके पास में बाथरूम होना चाहिए। वापस कहता है अरे साहब रसोई के पास बाथरूम कौन करवाता है? ऐसे थोड़ी होता, साफ सफाई भी तो चीज होती है। आप वापस कहते हो नहीं नहीं ये वाला बाथरूम, हॉल वाला बाथरूम यहीं देना है, यहीं पे। आप जाते हो, जाने के बाद मिस्त्री अपने सारे मजदूरों को कहता है कि 16 साल का एक्सपीरियंस है, ये सिखाएंगे। और मेरे को ऐसे कागजों की आवश्यकता नहीं है। अभी तो तू गुणिया फेंक दूं तो सूत इधर नहीं जाए। उसके पास एक वो होता है नापने वाला है ना, गुणिया गुणिया बोलते हैं, तो उसको फेंकता है। वो वह सीध करनी है, सीध करनी है, तो नापता नहीं है, गुणिया फेंकता है। इधर से इधर नहीं जाने दूं अभी तक। और ये कल के छोरे मुझे आगे सिखाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये मुसलमान राजाओं के साथ ये बड़ी दिक्कत हुई। मुसलमान राजा किसी अपने उसको मिस्त्री को बुलाते और मिस्त्री बुला कहते देख भाई साहब ये बनाना, ये बनाना, ये बनाना, और पूरा ऐसा होना चाहिए। उसने कहा साहब ठीक। फिर वो अपनी पंचायती थोड़ी बहुत कर ही जाता। दिल्ली में एक सुल्तान हुआ गयासुद्दीन तुगलक। कौन सुल्तान हुआ? उस गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। गयासुद्दीन तुगलक ने कहा पूरा मुसलमान तरीके से बनना चाहिए, एक भी तुम्हारे वाला आ गया देख लेना। उसने साहब चिंता मत करो, एकदम वैसा बनाऊंगा। तो नीचे बनाई गई एक झील। ये झील में मकान बनाना भी इस समय की मुस्लिम विशेषता थी। एक झील बनाई, उस झील में बनाया चबूतरा, झील के अंदर चबूतरा बना दिया। अब चबूतरे पे बनानी है बिल्डिंग, तो बाकायदा बिल्डिंग वैसे के वैसे, जैसे जो गेट बनाना है वो वैसा वैसा गेट बनाया गया। इसके ऊपर गुंबद खड़े करने हैं तो वैसा वैसे गुंबद खड़े किए गए। यहाँ पे साइड में मीनार खड़ी करनी, पूरा उसने जैसा बता के गया था वैसा वैसा किया। यहां जाते जाते बंदे के दिमाग में ही खुद की, उसने ऊपर जाके बनाया कलश, पानी का कलश होता है कलश। उसने ऊपर जाके बनाया आमलक, आम की तरह एक आकृति बनाया करते, इसको क्या बोलते हैं? ये दोनों हिंदू विशेषता थी। अब हम पढ़ते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा ऐसा मकबरा है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों विशेषताएं दिखाई देती है, क्योंकि उसके शीर्ष भाग पर कलश तथा आमलक बना दिए गए थे। मुझे लगता है तुगलक ने तो आगे कहा होगा अरे क्या किया रही, ये ऊपर क्या कर दिए, उठाओ हटाओ हटाओ हटाओ। उस मिस्त्री ने कहा सर एक मिनट पहले मजदूरों से पूछो अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। और मजदूरों ने कहा साहब थो थो, ऐसे पहले हमने कभी नहीं बनाए, इतने अच्छे पहले कभी नहीं बने थे। कुछ चीजें आदमी इसलिए भी कर लेता है कि दूसरों को अच्छी लगती, आपको भले अच्छी लगे नहीं लगे। तो गयासुद्दीन तुगलक ने कहा अच्छा लग रहा है तो पड़े रहने दो आप। तो गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में हिंदू विशेषता भी आ गई। कौन सी आ गई? तो इंडो इस्लामिक में स्थापत्य कला की विशेषता का तो सबसे बड़ा कारण ही है कि या तो यहाँ की बिल्डिंग को तोड़ तोड़ के बनाया गया या यहाँ के मिस्त्रियों द्वारा बिल्डिंग बनाई गई, इसलिए उसमें इंडो विशेषता भी पाई जाती है। और कैसी पाई जाती है? इस्लाम।